कोरोना से निजात पाने की घड़ी करीब आ गई है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन 13 शहरों में भेज दी गई है। पुणे से दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद वैक्सीन की खेप पहुंच चुकी है। बाकी शहरों में वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। पूरे इंतजाम और सुरक्षा के साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की सप्लाई की जा रही है। 16 जनवरी से देशवासियों को देश में बना हुआ मंगल टीका लगने वाला है। सरकार और प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है और इसी सिलसिले में वैक्सीन को अलग अलग जगहों पर पहुंचाने का काम भी शुरू हो गया है। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा के बाद सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हुई। जिन 3 ट्रकों से वैक्सीन रवाना हुई उनका टेम्परेचर 3 डिग्री रखा गया और यहां से वैक्सीन को 13 शहरों में पहुंचाने के लिए सफर शुरू हुआ। आज सीरम इंस्टीट्यूट से पहले ट्रक्स गए हुए वैक्सीन के और आज से ये पूरे देश में वितरित होने वाले हैं। तो सुरक्षा के हिस्से से हम लोगों ने बंदोबस्त यहाँ पे रखा हुआ है। पुणे से 3 ट्रक में वैक्सीन के 478 बॉक्स रखकर रवाना किए गए, जिनमें से हर बॉक्स का वजन करीब 32 किलो है। पुणे से मुंबई के लिए वैक्सीन सड़क मार्ग से पहुंची, तो वहीं देश के बाकी शहरों में वैक्सीन पहुंचाने के लिए 8 फ्लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है। इनमें 6 कमर्शियल तो 2 कार्गो फ्लाइट शामिल हैं। पहली कार्गो फ्लाइट से हैदराबाद, विजयवाड़ा और भुवनेश्वर में वैक्सीन की डिलीवरी होगी, तो वहीं दूसरी कार्गो फ्लाइट से कोलकाता, गुवाहाटी और पटना वैक्सीन पहुंचेगी। 13 शहरों के लिए 56,50,000 डोज भेजे गए हैं। वैक्सीन को Z+ सिक्योरिटी के साथ देश के अलग अलग शहरों और एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया। पुणे से निकली वैक्सीन की पहली खेप तय शेड्यूल के मुताबिक पहली फ्लाइट से सबसे पहले गुजरात के अहमदाबाद पहुंची। सुबह 10 बजे अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पर वैक्सीन पहुंची, जहां से वैक्सीन को गुजरात के 25,000 बूथों में भेजा जाएगा। कोरोना वैक्सीन के 16 तारीख से जो कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जो विश्व का सबसे बड़ा अभियान है वैक्सीन देने के लिए, उसके बारे में सब रिव्यू किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी घोषित किया है कि प्रथम चरण में कोरोना वॉरियर्स और फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स, जिनकी संख्या करीबन 3 करोड़ देश में होती है, इन 3 करोड़ लोगों को जो वैक्सीनेशन किया जाएगा उसका संपूर्ण खर्च भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा। अभी फर्स्ट डोज के लिए व्यवस्था पूरी आज आ रही है। 2,76,000 डोज अभी बाय एयर यहाँ पे एयरपोर्ट पे आ रहा है। बाकी बाय रोड भी आ रही है, जो सूरत, बड़ौदा, राजकोट के लिए बाय रोड भी आ रही है। 2,76,000 जो आ रही है वो वैक्सीन में से अहमदाबाद, गांधीनगर एंड भावनगर जोन को दी जाएगी। 2 डोज देने का है सबको। 1 महीने के बाद दूसरा डोज आएगा, 1 महीने के बाद। और ये 16 तारीख से ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री द्वारा पूरे देश में लॉन्च किया जाएगा। उसी के हिसाब से 16 तारीख को 287 सेशन साइट पे गुजरात में भी 16 तारीख से हम कार्यवाही शुरू कर रहे हैं। अहमदाबाद के बाद दूसरी फ्लाइट सुबह लगभग 10:15 पर 34 बॉक्स लेकर दिल्ली पहुंची, जिनका वजन लगभग 1088 किलो है, जहां कड़े सुरक्षा के बीच वैक्सीन को रिसीव किया गया। यहां से वैक्सीन राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में स्टोर किया जाएगा। मुंबई में भी वैक्सीन की खेप पहुंच रही है और वहां वैक्सीनेशन की तैयारी भी पूरी है। देखिए संवाददाता श्वेता वर्मा की रिपोर्ट। मुंबई की अगर बात की जाए, पुणे से मुंबई बाई रोड ये जो ट्रक्स हैं कंसाइनमेंट कोविड वैक्सीनेशन का, ये बाई रोड यहाँ पे पहुँचाया जाएगा। इस वक्त हम मुंबई के मानखुर्द इलाके में खड़े हैं और तस्वीरों के जरिए आप ये M वार्ड देखिए। ये एक कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ पे भी तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं। यहाँ पर भी वॉलंटियर्स पहले आए थे जिनके लिए ट्रायल किया गया था कोविड वैक्सीनेशन का। अब जैसे ही पुणे से कोविड वैक्सीनेशन की कंसाइनमेंट अलग अलग कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स पे पहुंचेंगी मुंबई के, महाराष्ट्र राज्य में कोविड मरीजों की संख्या देखी गई थी, उसमें काफ़ी सुधार आया है और अब ये खुशियों की सौगात लेकर मेड इन इंडिया के कोविड वैक्सीनेशन आ रहे हैं। और आपको बता दें, जिस तरीके की हलचल देखी गई थी, ड्राई रन जो पहले 2 बार हो चुके हैं, वो दोनों ड्राई रन सक्सेसफुल होने के बाद अब इंतजार है 16 जनवरी 2021 का, जब ये कोविड वैक्सीनेशन सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाए जाएंगे, उसके बाद फ्रंट लाइनर्स को। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जब वैक्सीन की पहली खेप निकली तो वो एक ऐतिहासिक लम्हा बन गया। कंपनी के मालिक अदार पूनावाला ने ताली बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया। पुणे से वैक्सीन की खेप देश के अलग अलग शहरों के लिए निकली है। अदार पूनावाला ने कहा कि सरकार के लिए वैक्सीन की कीमत 200 रुपए रखी गई है, लेकिन बाजार में इसकी कीमत 1000 रुपए तक हो सकती है।
So we've given a special price of 200 rupees for the first 100 million doses only to the government of India on their request, that we want to support the Aam Aadmi, the poor, the vulnerable, the healthcare workers and all of that. And after that, we will be selling it at 1,000 rupees in the private markets. And of course, to the government of India, we'll still maintain a very reasonable price, but it'll be a little bit more than 200 rupees, which is our cost price. So we सब लोगों को बहुत रिलीफ है, सीरम की टीम को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सब डिपार्टमेंट्स जो साथ में काम किए हैं. तो ये अभी फाइनल हिस्टोरिकल मोमेंट आया कि वैक्सीन एक्चुअली रिलीज होके जा रही है हमारी फैक्ट्री से. तो बहुत खुशी का दिन है. और अभी हमारा मेन चैलेंज है कि पूरे देश को, सब लोगों को ये वैक्सीन पहुंचानी है. तो ये अभी अगला चैलेंज है 2021 का. तो देखते हैं अभी कैसा होता है. दिल्ली में भी कोविशील्ड वैक्सीन पहुंच चुकी है. 16 जनवरी को टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत भी होने वाली है. शनिवार 16 जनवरी को सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल से टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे. एलएनजेपी अस्पताल दिल्ली में सबसे बड़ा कोविड फैसिलिटी सेंटर है. दिल्ली में 79 वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए हैं. इन अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी. सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को ये वैक्सीन मिलेगी. इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे पुलिस, जेल और सफाई कर्मचारी, जल बोर्ड के कर्मचारी, इन लोगों को टीका लगेगा. पहले चरण में लगभग 51 लाख लोगों को ये वैक्सीन दी जाएगी. कोरोना काल में जिन टीचर्स ने फ्रंटलाइन वर्कर्स बनकर आगे आकर दिल्ली की सेवा की है, दिल्ली सरकार ने उन्हें भी पहले चरण में शामिल किया है. पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं, लिहाजा विवेकानंद की विरासत पर जमकर सियासत हुई. टीएमसी और बीजेपी दोनों पार्टियों ने रैलियां की. प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की अगुवाई में बीजेपी ने श्याम बाजार से शिमला स्ट्रीट तक पदयात्रा निकाली. इसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए. कैलाश विजयवर्गीय, मुकुल रॉय, स्वप्न दास गुप्ता और शुभेंदु अधिकारी भी इस रैली में शामिल हुए. स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे भाजपा सरकार एक रैली कर रही है. हमारे साथ मुकुल रॉय जी जुड़ चुके हैं. सर, इस रैली का सिग्निफिकेंस बताइए. ये 159 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद. तो भाजपा पहले से ही स्वामी जी उसको आदर्श बन के चल रहा है. तो ये तो नया नहीं है, ये तो ठीक ही है. उसका बर्थडे है, ये चल रहा है. सर, आज अभिषेक बैनर्जी भी एक रैली करने वाले हैं. क्या आपको लगता है? अभिषेक 2011 में जब तृणमूल प्रतिष्ठा हुआ तब अभिषेक पॉलिटिक्स में नहीं था. तो ये हमारा नहीं अच्छा शोभन नहीं लगता है उसका कोई कमेंट्स करा. भारत का धर्म है. वहीं टीएमसी ने भी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी है. ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की अगुवाई में पार्टी के बड़े नेताओं ने कोलकाता में एक बड़ी रैली निकाली. स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर टीएमसी की रैली गोल पार्क से शुरू हुई और दक्षिणी कोलकाता के हाजरा में जाकर खत्म हुई. चुनाव नजदीक है और पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानंद का आध्यात्मिक असर देखते हुए उनकी विरासत पर सभी पार्टियां अपना दावा कर रही हैं. और इसी सिलसिले में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ट्वीट किया, लेकिन भाईचारे का जिक्र करके बीजेपी पर तंज भी कसा. अपने इस ट्वीट में ममता बनर्जी ने लिखा है, महान नेता स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर याद करते हुए स्वामी जी के दिए उपदेशों को नमन करती हूं. शांति और भाईचारे का उनका संदेश वैश्विक स्तर पर आज भी प्रासंगिक है. ये संदेश हम सभी को अपने प्रिय देश में इन आदर्शों को रक्षा के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है. पहले युवा महोत्सव के आखिरी दिन जेएनयू के कार्यक्रम को ऑनलाइन संबोधित करते हुए एनएसए अजीत डोभाल ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उनको याद किया और उन्हें आधुनिक भारत का मार्गदर्शक बताया. साथ ही कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारतीयों को उनका उद्देश्य समझाया, जिससे वो ताकतवर नए भारत की कल्पना कर सके. We make 3 mistakes in life. Firstly, we do not know where we are. Secondly, we do not know where to go. And thirdly, we do not know how to go about it. Swami Vivekananda was able to fathom the real state of India's miserable existence. He told them not only
where you are, but also who you are. Like a good instructor of map reading, he wanted the Indians to understand and internalize their position on the map. Let them know their weaknesses, let them know their infirmities, let them know their inhibitions, and also their strengths. So he made them realize both their strengths and their weaknesses. Secondly, he made them realize what was their goal. He tried to give them the confidence and ability to think big. He gave them the goal of a strong, powerful India, free from all shackles. जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक बर्फबारी से पिछले कई दिनों से बर्फ का आपातकाल लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी से हालात गंभीर हैं। कश्मीर में सबसे ज्यादा बर्फबारी हो रही है। हालत यह है कि लोगों को यहां बर्फ पिघलाकर पानी पीना पड़ रहा है। गिरती बर्फ और सर्दी ने लोगों की हालत पतली कर दी है। भारी बर्फबारी से पूरी घाटी में हाल खराब है और घाटी कई इलाकों से कट भी गई है। उत्तराखंड और हिमाचल में भी बर्फबारी से मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। और कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड से क्या हालात हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। इस वक्त हम श्रीनगर के डल लेक इलाके में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि जो डल का बीच का हिस्सा है वो पूरा जम गया है, पूरा आइस बना हुआ है। और आप देख सकते हैं जो सफ़ेद पैचेस आपको डल के बीच में दिख रहे हैं, ये दरअसल पानी है और ये पानी जमा हुआ है। तो इससे आपको जो ठंड है इसकी शिद्दत का अंदाज़ा हो सकता है। हालांकि पर्यटक जो है उनके लिए एक आकर्षण बना हुआ है, क्योंकि काफ़ी संख्या में हालिया बर्फबारी के बाद पर्यटक जो है वो कश्मीर घाटी का रुख कर रहे हैं और कई जगहों पे होटल जो है वो फुल बुकिंग में चल रहे हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, उनके लिए ये काफ़ी जो शिद्दत है सर्दी की और जो बर्फबारी हुई है उससे उनकी परेशानियाँ बढ़ गई हैं, क्योंकि अभी भी काफ़ी इलाके हैं जहाँ पे अभी भी बिजली गुल है, सड़कें बंद है और यातायात जो है बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। प्रशासन और जो वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ है उनकी कहीं ना कहीं इस बात के लिए आलोचना हो रही है कि वो सड़कें साफ करने में नाकाम हुए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि काफ़ी दिनों तक श्रीनगर शहर में भी जो अंदरूनी इलाके हैं वहाँ की सड़कें भी बंद रही। राजधानी दिल्ली में भी सर्दी का कहर कम नहीं हो रहा है। रविवार से चल रही बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मंगलवार को दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में भी लोग सर्दी का सितम झेल रहे हैं। सोमवार को दिन भर धूप खिली रही, लेकिन मंगलवार को ठंडी हवाओं ने लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। गुरुवार तक तापमान में और गिरावट आने के आसार हैं। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और चीन को साझा खतरा बताते हुए कहा कि दोनों देशों को करारा जवाब मिलेगा। It is not only eastern Ladakh, but we have maintained a high state of alertness all along our northern borders. We are alert and ever ready to meet any challenge. 8 rounds of talks between the corps commanders have taken place. We are now awaiting for the dates for the 9th round of talks, and I am sure that through dialogue and discussion, we will be able to reach an amicable solution. There is indeed increased cooperation between China and Pakistan in both military and non-military fields, and a two-front threat is very much something that we have to be prepared to deal with. फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौट रहे हैं फौरन वापस। और इस बात की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे के खिलाफ मुंबई की ओशीवाला पुलिस स्टेशन में एक सिंगर ने बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई है। सिंगर का आरोप है कि पहले उसने मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को पत्र लिखकर इस बात की शिकायत की थी, लेकिन वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद ओशीवाला पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धनंजय मुंडे पर रेप का आरोप लगाया गया है। अभिषेक शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, ये बहुत बड़ा आरोप है, क्या कार्रवाई हो रही है? अब बिल्कुल सही कहा आपने कि काफी बड़ा आरोप है, क्योंकि एक मंत्री के खिलाफ ऐसा आरोप लगाना अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है। और हालांकि उस जो सिंगर हैं उन्होंने कल ही कंप्लेन दी हुई है पुलिस के पास, और उस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि मामला जाहिर तौर पर संगीन है। और मामला पुलिस इस बात पर भी जांच पड़ताल कर रही है कि जो महिला आरोप लगा रही है क्या वो आरोप सही है,
यह गलत है, क्योंकि वो डिमांड किया जा रहा है कि एफआईआर रजिस्टर किया जाए इस मंत्री के खिलाफ, लेकिन एफआईआर रजिस्टर करने के पहले तमाम की जांच पड़ताल की जानी चाहिए। उस हिसाब से जांच पड़ताल की जा रही है। उसके मामला जिसके पर आरोप लगाया जा रहा है वो आरोप भी लगाने वाला आदमी भी काफी गंभीर आदमी यानी बड़ा आदमी है, तो इसलिए जांच पड़ताल लगातार चल रही है। लेकिन अभी तक एफआईआर जांच फाइल करने की मांग लगातार सिंगल द्वारा महिला द्वारा की जा रही है, लेकिन अब तक एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई है। लेकिन कई सारे ऐसे बड़े संगीन आरोप इस मंत्री के खिलाफ इस महिला ने लगाए हुए हैं। क्या धनंजय मुंडे की तरफ से इस पर कोई सफाई आई है? और दूसरी बात यह है अभिषेक की सिंगर का यह भी कहना है कि पहले पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत लेकर गई थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। बिल्कुल पास शिकायत किया गया था, पुलिस कमिश्नर ने कोई भी इस मामले में दखल नहीं दिया। उसके बाद ही जाकर जो लोकल पुलिस स्टेशन है बुधवीरा वहां पर कंप्लेंट किया, लेकिन वहां पर भी कोई शिकायत नहीं ली गई। यानी एफआईआर मांग किया जा रहा है कि एफआईआर रजिस्टर किया जाए। एफआईआर रजिस्टर जो धाराएं बता रही हैं वो धाराएं 26, 377, 420, 406, 350। ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सिंघू बॉर्डर पर किसान नेता डटे हुए हैं। किसानों ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी कमेटी के सामने बातचीत के लिए नहीं जाएंगे। किसानों का कहना है कि वो कानून वापसी तक अपना आंदोलन यूं ही जारी रखेंगे। पिछले 48 दिनों से जिन कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसानों की लड़ाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। उस फैसले के अंदर ये साफ कर दिया गया है कि अब तीनों कृषि कानूनों पर हाल फिलहाल के लिए रोक लगा दी जाएगी और एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी जो किसानों के साथ बैठकर बातचीत करेगी। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूँ सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं, क्योंकि सिंघू बॉर्डर ही वो जगह थी जहां से लगातार ये आंदोलन की शुरुआत हुई। किसानों का अलग अलग प्रांतों से आना शुरू हुआ और यहाँ पर सबसे बड़ी तादाद में किसान लगातार 48 दिनों से डटे हुए हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसान लगातार अभी भी डटे हुए हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि जब तक कृषि कानून पूरी तरीके से वापस नहीं होते हैं, ये जो आंदोलन है वो अब भी जारी रहेगा। कई किसानों से बात हुई कि जब अब रोक लगा दी गई है तो किस बात का आंदोलन लगातार जारी आप रख रहे हैं, तो उनका कहना था कि अभी सिर्फ रोक लगी है, हमें इन कानून की पूरी वापसी चाहिए सरकार द्वारा, और जब तक ये वापसी नहीं होती है तब तक ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा। 26 तारीख की ट्रैक्टर रैली भी उसी तरीके से जारी रहेगी जिस तरीके से लगातार ये ट्रैक्टर रैली को आयोजित किया गया था। कई किसान नेता यहाँ पर मौजूद हैं। इन किसान नेताओं से एक बार जानने की कोशिश करते हैं। रोक लगा दी गई है, स्वागत करेंगे आप इस फैसले का? सब ना जिन्ना चिर को पक्का नहीं चैनल ते बोलते, खुद देश का प्रधानमंत्री कहे भी ये जेडे मैं कानून बनाए ने वापस लेना, कुछ पक्का लोगों को प्रूफ दवे। तो कानून रद्द करने की मांग अभी भी आप कर रहे हैं, वापसी लेने की बात नहीं कर रहे? जी मेरी काले की बात नहीं है, जो सभी किसानी की मांग है, समूचा जो आंदोलन चल रहा है सभी लोगों की आवाज है, अवाम की आवाज बन चुकी है। जो विदेश में भी हमारे किसान भाई परिवार रहते हैं उनकी भी मांग है भी जो कानून है ये मुकम्मल तौर से रद्द हो, 22 फसलों की खरीद की गारंटी हो, ता किसान की बर्बादी हो सकती है। इसके बजाय सुप्रीम कोर्ट ने आज एक और बात बड़ी स्पष्ट तरीके से कही है कि अगर रामलीला मैदान जैसी जगहों पर आप लोगों को आगे चलकर प्रोटेस्ट करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि वो इस प्रदर्शन के खिलाफ नहीं है सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा है कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन अगर एक कोई ऐसी जगह दे दी जाती है तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? देखो हम सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हैं, ये बात हमें तो जो सरकार है उसने रोका है। यही कहते हैं कि ये कानून 26 जनवरी से पहले रद्द हो ताकि जो कोई अनसुखावी घटना जहां पर ना वापरे। हम सुप्रीम कोर्ट का भी आदर करते हैं, सरकार का भी आदर करते हैं, जो पीछे हो गया हो गया। मतलब अभी अब जो भी कमेटी आपका डिसाइड करेगी वही फाइनल फैसला होगा। संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी अब आगे की रणनीति बनाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को किस तरीके से लिया जाना चाहिए। साफ तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी तीनों कानूनों पर रोक लगा दी गई है, उस पर आगे का क्या फैसला होगा वो ये किसान तय करेंगे और फिर उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन ये स्पष्ट कर दिया है कि 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था वो वैसा का वैसा ही रहेगा। जब तक कानून पूरी तरीके से वापस नहीं लिए जाते हैं, रद्द नहीं किए जाते हैं, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा तमाम बॉर्डर्स पर और इस रोक से कहीं भी इस आंदोलन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज के लिए सिंघू बॉर्डर।